तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। आइएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो हम भारत का ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं, आज की क्लास होगी भारत का ऐतिहासिक स्रोत। आगे की प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिटेल करेंगे। चलिए मैं कुछ चीजें बता दूं कि मैं कृष्णा मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिस क्वालिफाइड हूँ, सीडीएस क्वालिफाइड हूँ। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और एसएसबी की क्लासेस आप लोग के सामने लानी। याद रखिएगा, हिस्ट्री में आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री कवर अप करूंगा। कृषि 007 मेरा कोड है। याद रखेंगे, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ की प्रिपरेशन करने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। सब्सक्रिप्शन पर जाइए, डेली क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस के स्टूडेंट बनते हैं। याद रखेंगे कि प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको केवल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से जाकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करनी है, ओके। और उसके बाद फिर एक ऑथेंटिक स्टूडेंट बनकर पढ़ाई शुरू कर देनी। याद रखिएगा, हमारी ढेर सारे टीचर्स की क्लासेस चलती हैं। ये सारी क्लासेस आपको बेनिफिट होंगी, लाइव क्लासेस चलती। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है या सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आपको ढेर सारे सब्जेक्ट्स फ्री मिलते हैं। मतलब केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट, एनसीईआरटी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, पीडीएफ रेडीमेड, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और उन सारे पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन टीचर करते हैं। याद रखेंगे, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, एनडीए का, तो आपको एयरफोर्स और नेवी उसके साथ फ्री इनबिल्ट मिलता है। मैथमेटिक्स की क्लास, एयरफोर्स की क्लास, नेवी की क्लास, एवरीथिंग इज, इवन एसएसबी भी इंक्लूडेड होती है। आपको हमारे कंटेंट्स अवेलेबल होंगे इसमें, और हमारी अनअकैडमी की क्विज ओपन करने का भी स्टेप दिया हुआ है। आप मेरा कोड लगाते हो तो मेरी ढेर सारी क्लासेस पड़ी रहती हैं, आप इनको चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड लगाइए कृषि 007 और आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। मतलब 9,680 रुपए तो है, लेकिन कोड लगाकर अप्लाई कर देने के बाद प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए बोलेगा 8,712 रुपए। मतलब 10% डिस्काउंट मिल गया। आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ढेर सारे बच्चे और टीचर इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें आपको मिलेगा पीडीएफ, सब्सक्रिप्शन की डिटेल, अच्छा ग्रुप, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन और ऑन डिमांड क्लासेस। तो कमर कस लीजिए और सेशन के लिए, इसके लिए तैयार हो जाइए। इसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विदेशी यात्री भारत में बहुत आए। इंडो ग्रीक्स, शक, पहलो, कुषाण, पर्थियन, इसके अलावा जो है चीनी यात्री। तो चीनी यात्रियों का और मुस्लिम यात्रियों का जो वर्णन है उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फाहियान आया। फाहियान, आपको पता है फांसी हुई से याद रख लीजिए, फांसी हुई मतलब सबसे पहले आए, मैं बता देता हूं, फाहियान, ठीक है, फिर सियुकी, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। तो ये क्रम है। अगर कभी आपसे पूछे कि विदेशी चीनी यात्रियों के आने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले आए फाहियान, फिर आए सियुकी, फिर आए वेनसांग, फिर आए इत्सिंग। तो ये क्रम रहा है विदेशी यात्रियों के आगमन का। चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे कि क्या क्रम रहा है इनके आने का। तो देखेंगे केस स्टडी के रूप में, सुनते चलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज स्पीड से चलेंगे हम लोग और चीजों को समझ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चीनी यात्री गुप्त वंश के राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत भ्रमण करने आते हैं चीन से, सिल्क रूट से होते हुए, सिक्किम वाला रास्ता, नाथुला वाला दर्रा जो होता है वहां से, यहाँ के भारतीय राज्य राजाओं से अच्छा संबंध बनाते हैं। 15 वर्षों तक यहाँ रहा, केस स्टडी किया, भारत के बारे में रहा, पढ़ा सीखा, जाना, यहाँ की शिक्षा ग्रहण की, राजा के दरबार में रहा, ठीक है। और जो चीनी यात्री आए, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। जैसे अगर मैं केवल फाहियान की बात करूं तो फाहियान ने फू को की नाम की एक किताब लिखी,
उसने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भी और सारी अवस्थाओं के बारे में उन्होंने विशेष पूर्वक चर्चा की। तो अगर कभी आपसे ये पूछे वी आर चाइनीज ट्रेवलर फाहियान आया तो किसके राजवंश में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश में। कौन से सन में आया? 399 से 414, मतलब 15 साल के लिए। और अगर हम पूछे कि इसने क्या लिखा तो बताएंगे फू को की। याद रखिएगा, एफ फॉर फाहियान, एफ फॉर फूको की, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। फिर आते हैं वेनसांग। वेनसांग जो आते हैं वो आते हैं 629 से 645 तक, मतलब ये भी 15-16 साल रहते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, बिहार के नालंदा में पढ़े, जिसको मीर बाकी ने तोड़ दिया, आग लगा दी। ठीक है, कई वर्षों तक यहाँ अध्ययन किए, स्कॉलर बने। इन्होंने सिन्यूकी नाम की किताब लिखी और इसमें देश का 138 देशों का सुंदर विवरण उपलब्ध है। मतलब गजब ही बात है ये। इसने हर्ष काल के समाज और उनकी अच्छाइयों, उनकी रीति रिवाजों, कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में मेंशन किया। अभी मैंने बताया सी युंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सी युंग, इसका इंग्लिश वर्जन मत पढ़ना, ये गलत लिख दिया है, इसका है सी युंग। ठीक है, ओके। तो बताएंगे कि ये भारत पर 518 में आया, 3 साल तक भारत में रहा। बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था इसका, और इसने अपनी एक किताब लिखी, इसका किताब का नाम मेंशन नहीं। फिर आते हैं सिंह। तो आने का क्रम बताया मैंने क्या? फाहियान, सी युंग, रेनसांग। तो फाहियान आए किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, और फिर आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग क्या होगा? तो आइए देखिए इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में 675 सबसे बाद में आए और 695 में गए। काफी समय तक बिहार राज्य में रहे, विक्रमशिला में भी पढ़े, नालंदा में भी पढ़े, और तो और इन्होंने भारत का भी पूरा डिटेल वर्णन दिया। एक और आया चाओजुकुआ। चाओजुकुआ जो आए, ये भी बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, दक्षिण भारत पहुंचे। ये देखो अभी तक उत्तर भारत में थे सब। इसका नाम हम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये नर्मदा नदी पार करके, कर्क रेखा पार करके, ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण चले गए। यहाँ पर चोल चेर पांड्य राजाओं का वो होता था, तो ये चोल राजाओं के यहाँ पर पहुंचे और दक्षिण के इतिहास की बहुत सारी जानकारी दी। एक और आए लामा तारानाथ। तो हम बात करेंगे चाइना से नहीं, तिब्बत ऑक्युपाइड चाइना, मीन्स एक्वाइज्ड बाई चाइना, ये तिब्बत से आए। तिब्बत से कभी पूछे कि कौन आया तो बता देंगे कि यही आए थे। कंप्यूर और तंप्यूर ग्रंथों की रचना की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा। इसमें भी भारत के ही बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। आइए अब आएंगे हम लोग इंडो ग्रीक्स, रोमन लोग आए और यहाँ पर क्या क्या लिखा। जैसे हेरोडोटस, कहा जाता है कि हेरोडोटस जो था इतिहास का जनक कहा जाता है इनको। हिकैटियस जो था वो भूगोल का जनक, और इराटोस्थनीज भूगोल का जनक माना जाता है। तो हेरोडोटस जो थे इतिहास के जनक कहे जाते हैं, इतिहास के पिता। इन्होंने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी और इसमें भारत का पर्शियनों से, फारस से, पर्शिया इसी को फारस बोलते हैं, ठीक है, ईरान से कैसा संबंध था इसका वर्णन किया। फिर आते हैं टेसियस आते हैं। टेसियस भी ईरान के ही लेखक थे, याद रखिएगा। ये जो मैंने बताया है अभी, हेरोडोटस ईरान के ही थे, और उसके बाद टेरियस जो है ये भी ईरानी थे। इन्होंने ही भारत फारस संबंध के बारे में भी वर्णन किया। मेगास्थनीज की इंडिका सुने होंगे। मेगास्थनीज कहां से आया था तो बताएंगे यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मतलब ये इंडो ग्रीक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इसने इंडिका नाम, इंडिया के नाम पर ही इंडिका लिखी थी इसने, जिसमें उसके सामाजिक आर्थिक जीवन का प्रस्तुत करता है, भारत की डिटेलिंग। सुनते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए। सब जानते हो प्लीनी। प्लीनी एक बहुत बड़े दार्शनिक और इतिहासकार रहे थे। प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी। इटली के बीच होने वाले व्यापार के बारे में बताया, और ये बताया कि भारत में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फ्लोरा फौना, मिनरल्स, माइंस
और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका दोहन कर सकते हैं हम। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। अब आइए डायनोसियस पढ़ेंगे। सब जानते हो टॉलमी का राजदूत था, मिस्र का राजा था। उसने अशोक के दरबार में टॉलमी को भेजा, डायोनिसियस को भेजा। ठीक है, डायोनिसियस ने अशोक समाज के संदर्भ में बारे में बहुत सारी चीजें बताई। आइए, डायोनिसियस हो गया। अब आते हैं टॉलमी। टॉलमी जो थे वो रोम के निवासी थे, भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं। वो टॉलमी द्वितीय था जो राजा था, ये टॉलमी दूसरा है, और एक टॉलमी थे वो। ठीक है, वही ये टॉलमी है जिन्होंने ऐसा बताया। याद रखिएगा, टॉलमी कहते थे कि भैया पृथ्वी रुकी है और सूरज इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट को कोपरनिकस ने बाद में काट दिया था। तो ये वही भौगोलिक टॉलमी है जो हमारे देश में आए थे। डाइमेकस, डायनोसियस के बाद डाइमेकस आते हैं, जो एंटियोकस का जो है वो राजदूत रहता है। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत रहता है। बिंदुसार के दरबार में आता है। याद रखना, दो बिंदुसार में है, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था। याद रखना, तो ये बिंदुसार मौर्य वाले के समय में सीरिया सम्राट के एंटियोकस के राजदूत बनकर आए थे। ठीक है, याद रखेंगे, सिकंदर के साथ भारत आए थे निरियाकस, एंटियोलकीट्स और ऑस्टियोबुलस करके भी जो आए थे। इन्होंने भी भारत का विशेष वर्णन दिया। तो अगर हम पूछें कि भैया भारत में इतने विदेशी यात्री आए, कोई तिब्बत से, कोई चाइना से, कोई इंडो ग्रीक से, कोई मिस्र से, कोई फारस से, कोई इटली से, कोई यूनान से, कोई कहां कहां से लोग आए, और उन्होंने रोम से आए, तिब्बत से आए, तो बहुत सारी चीजें लिखी। सबके नाम और उनके राजा के नाम याद कर लो कि कब आए। ठीक है, उनकी किताबों के नाम याद रख लो। तो जैसे प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, उसको याद कर लो। फिर आते हैं हम लोग पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ये एक यूनानिमस, यूनानिमस मतलब इसका कोई नाम नहीं है, अज्ञात है, आज तक पता नहीं चला कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी। तो याद रखेंगे, ये गुमनाम यूनानी लेखक, यूनानी है इतना पता है। हिंद महासागर का चक्कर लगा रहे थे, भारत पहुंचे। भारत के बंदरगाहों के बारे में ज्यादा डिटेल है, क्योंकि ये इरिथियन सी भारत के चारों तरफ घुमा है, तब लिखा है। तो सारे बंदरगाह का डिटेल है उसमें, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा डिटेल उसने भारत के कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अरबी लेखकों की अगर हम बात करें, अरबी लेखक में कौन कौन है? अभी तक तो हम लोग बाहर विदेशी और वो सब पढ़ रहे थे। अब हम लोग थोड़े से मुस्लिम सेक्शन। तो अल बरूनी के बारे में बता दूं। अल बरूनी जो था, इसका असली नाम अबू रिहान था। गणित के साथ साथ संस्कृत और ज्योतिष भी अच्छा जानता था। भारत में पुराणों को पढ़ने वाला सबसे पहला आदमी, और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञाता था, इसलिए पुराणों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी किया इसने, लेकिन मुस्लिम धर्म को ज्यादा तवज्जो दिया। महमूद गजनवी के साथ आया था। याद रखेंगे कि महमूद गजनवी वही है जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया और सारे मंदिर को तोड़कर लूट लिया। याद रखेंगे, इसने उत्बी के कहने पर भारत में जिहाद का नारा दिया। अल बरूनी इसी के साथ आता है और भारत के नाम पर एक किताब लिखता है, तहकीक ए हिंद। इसी को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत की खोज और भारत की डिटेलिंग के बारे में प्रस्तुत किया हुआ। याद रखेंगे, अब भारत के बारे में क्या तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक जीवन का विस्तृत वर्णन होता है। ये हुए विदेशी। वैसे तो मिनहाज और सिराज और बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनका यहीं पर क्षेत्रीय निवासी होने के कारण डिटेल वर्णन नहीं। तो मेरा टॉपिक आज का क्या है? विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो इसीलिए ये उसका पार्ट होगा। यूरोपीय लेखकों की बात करेंगे हम। मार्को पोलो सुना होगा आपने, इटली का यात्री था। सुनते चलो, याद हो जाएगा। ठीक है, जो भारत आता है, दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का ज्यादा वर्णन करता है, मार्को पोलो। फिर निकोलो कॉन्टी की बात करेंगे हम। निकोलो कॉन्टी भी इटली का था, मार्को पोलो भी इटली का था, लेकिन ये मार्को पोलो के बाद आए। ये भी विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय का था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी हम्पी थी। और एक चीज याद रखिएगा कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी पतन होने के पीछे एक बहुत बड़ा युद्ध था,
बन्नी हट्टी का युद्ध, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण देव राय या अपना विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो बन्नी हट्टी या राक्षसी तड़ंगिनी का युद्ध, राक्षसी या ताली कोटा बोलते हैं इसको। तीनों का एक ही नाम है, मतलब तीनों युद्ध एक ही है, बस तीन अलग अलग नाम है। बन्नी हट्टी, तालीकोटा या राक्षसी तड़ंगनी के युद्ध के कारण ही हम्पी का पतन हो गया, नहीं तो ये अपने साम्राज्य में बहुत बड़ा लेवल का, क्या था, बहुत बड़े लेवल का जो है साम्राज्य हुआ करता था। आइए, ये हुए विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके पहले हम कर रहे थे भारतीय यात्रियों का, भारतीय पुराण उपनिषदों का विवरण। अब हम लोग जो करने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा वाला पार्ट। इन्हीं तरह से तो पता चलता है भारत का। अभी बताया था कि भारत के बारे की किताबें जो हैं वो, विदेशियों की किताबें हैं जो वो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पुरातात्विक साक्ष्य, मिट्टी मिले, बर्तन मिले, मोहरे मिली, खुदाई में जो अवशेष मिले, ममी मिला, जो कि कार्बन 12 और कार्बन 14 की विधियों के साथ, कार्बन 12 कार्बन 14 की विधियों के साथ जो है आप डेट 5 बोलते हैं ना, कार्बन रेडियो एक्टिव प्रोसेस, तो उसके बारे में डिटेल वर्णन मिलता है। आइए, तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीजें आती हैं सब जानते हो। सबसे ऑथेंटिक न्यूज मानी जाती है, क्योंकि कोई भी लेखक वो अपने बारे में या सही से चीज न समझ पाया हो, गलत लिख दिया हो तो, लेकिन जो मेटल पे लिख गया, जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में लिख दिया गया, वो तो अलग चीज होगी ना। तो आइए पढ़ते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। इसको एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन कौन कौन सा था देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। शुरू करते हैं, देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख किसके किसके रहे हैं जिसकी केस स्टडी करी जा सकती है। तो बताएंगे प्रयाग का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखा था, इलाहाबाद वाला स्तंभ लेख है, याद रखिएगा। दूसरा, भोज ने ग्वालियर का अभिलेख, राजा भोज जो थे, कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही है, राजा भोज ने ग्वालियर मध्य प्रदेश का अभिलेख लिखा। यशोवर्मन मालवा मध्य प्रदेश का, ये भी पार्ट है। तो बताएंगे मंदसौर का अभिलेख, मैच द फॉलोइंग में 1 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है। गौतमी बलश्री आपने सुना होगा, तो नासिक का अभिलेख, महाराष्ट्र वाला सेक्शन। तो बताएंगे सर गौतमी बलश्री कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री, याद रखिएगा। उन्होंने नासिक के अभिलेख में सातकर्णी के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी सुना होगा, सातवाहनों के बारे में, जिन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के मूल थे, लेकिन बाद में इन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला सेक्शन जीत लिया, ठीक है, इन्हीं को आंध्र सातवाहन की संज्ञा दी गई। आपने सुना होगा विशिष्ट पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी करके ये बड़े राजा हुआ करते, गजब के नेटिव होते थे। और इन्हीं के समय में ही ये जो शकपहलो कुषाणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, आई बात समझ। तो शुंग वंश कण्व वंश भी नेटिव आते हैं, इन्हीं के होते हैं। तो शुंग वंश कण्व वंश के पतन के बाद ही सातवाहन वंश आता है। जो चीजें बताता हूं इसलिए बताता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और क्लियर चीजों को समझने की कोशिश करते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन ने बनवाया था, बंगाल के शासक, सेन बंगाल के होते हैं, सुस्मिता सेन, रिया सेन, ठीक है, इज्राइमा सेन, तो ये क्या होते हैं, देवपाड़ा बंगाल का शासक। कारवेल कनिंग वाला उत्कल वाला सेक्शन है, उत्कल का पुराना नाम उड़ीसा ही है, याद रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख सब जानते हो, ये वही अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें पहली बार भारतवर्ष लिखा हुआ मिला। पूरे भारत में कहीं भारतवर्ष नहीं लिखा मिला, केवल यहीं पर भारत के साथ वर्ष लगा हुआ मिला। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनवाया था। जो समुद्रगुप्त थे वो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखवाए थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर भीतरी जूनागढ़ अभिलेख क्या है और गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख, दो जूनागढ़ हो गए। तो याद रखिएगा ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख दो अलग अलग, ठीक है, इसलिए इसने गिरनार ब्रैकेट में लिख दिया। आगे अब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग कलिंग राजा खारवेल के बारे में। इन्होंने, हाँ देखो मैंने पहले में ना भारतवर्ष इसमें लिखा, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि देखो कलिंग राजा खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहली बार भारतवर्ष लिखा हुआ। याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक की ब्राह्मी लिपि के सारे स्तंभ को सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई 1837 में।
वैसे तो ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइकी और ग्रीक तीनों भाषाएं लिखी गई हैं, लेकिन सर्वाधिक जो लिखी गई हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषाओं में भारत में लिखी गई। आरमाइकी और ग्रीक भाषा भारत के बाहर वाले अभिलेखों में अशोक ने मेंशन करी हुई। याद रखोगे, गुप्त काल से पूर्व अभिलेख जितने भी हैं वो प्राकृत भाषा में है, उसके बाद जो मिले वो ब्राह्मी और पाली भाषा में मिले। मतलब समय के साथ जनता बदली, जनता के साथ लैंग्वेज बदल गई। गुप्त के पहले वाले प्राकृत मतलब मौर्यों के प्राकृत भाषा में मिले, और गुप्त के बाद वाले सेक्शन में जो मिले वो ब्राह्मी वाले में मिले। देखिए, एक एक फैक्ट यहां से निकल रहा है, याद जरूर रखिएगा। अगर हम बात करें गुप्त काल तथा इसके बाद पाए गए अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। गुप्त काल तथा इसके बाद पाए गए अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। अब आपको पता ही है, गुप्त काल के बाद जो है वो हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ गया ना, तो अब वो बौद्ध, पाली, अवधी, मगधी ये सब छोड़ेंगे, ठीक है, ब्राह्मी लिपि छोड़ेंगे। अब संस्कृत को फिर से रिवाइव कर दिया गया, और वापस देखो संस्कृत काफी दिनों तक इसका इफेक्ट बना रहता है। अभी हमने पढ़ा भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का था, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, भीतरी स्कंदगुप्त का था, जिसमें सर्वप्रथम हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। सब जानते हो भानुगुप्त गुप्त वंश के बड़े अच्छे राजा थे, जिन्होंने अपने एरर के अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा का वर्णन किया। याद रखिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन 1591 में ही अकबर ने कर दिया था, लेकिन आगे चलकर 1928-29 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर फाइनली इसका इरेडिकेशन किया। और सबसे पहली बार सती प्रथा आपको देखने को कब मिलती है, सोचिए, एंशियंट काल। ये तो मैं मेडाइवल और ये तो मॉडर्न बता रहा हूं ना। सती प्रथा होती थी जब पति मर जाता था तो औरतों के बाल छिलवाकर सफेद साड़ी पहनाकर उनको जला देते थे, तो इसी को सती प्रथा कहते थे। ये एरर अभिलेख में सबसे पहले मिलता है इसका वर्णन लिखित रूप में कि सती की गई हैं औरतें। तो ये अभिलेख हुए जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में ऑथेंटिक जानकारी मिलती थी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सिक्कों से भी हमें बड़े राजाओं की जानकारी मिलती है। जैसे सिक्कों पे राजा के नाम, मूर्ति, उनके कलमा और हिंदी भाषा, देवी देवता, सब चीज तो लिखा रहता था। आहत सिक्के क्या होते समझो, प्राचीन भाषा के सिक्के जिन पे स्टाम्प मारकर, गड्ढा बनाकर या फिर उन्हें उभार कर बनाया जाता, उनको आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, इनमें चिन्ह खुदे होते थे या ठप्पा टाइप का होता। आहत मतलब चोट पहुंचाना। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथियां स्क्रीन करने का शुरुआत यूनानियों ने किया। एक अच्छा नंबर का क्वेश्चन कि भैया जो सिक्के पर लिखा रहता है 1992, तो ये बताएंगे यूनानियों से सीखा हमने, नोट पर भी लिखा रहता है। और सिक्कों पर लेख कि इन द मेमोरी ऑफ ये ऐसे टाइप का कुछ, या सत्यमेव जयते टाइप, तो ये यूनानियों से हमने सीखा। सबसे पहले सोने के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के चलाए, वो वीणा बजाते हुए अपने आप का वो बनवा दिए। तो इससे पता चलता है कि कविराज थे, कवि प्रेमी थे। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में हमें मिले हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के इंडो ग्रीक में, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल, किसी की भी हो, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल। इसको मैं लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम गोल्ड के सिक्के इंडो ग्रीक, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो कुशाल, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के तो गुप्त, सर्वाधिक सिक्के मौर्य। अब आप कहेंगे कि सर सर्वाधिक मात्रा और सर्वाधिक गुप्त और मौर्य दोनों कह दिया आपने, तो आइए इसको समझिए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के सोने के
वो गुप्त में, लेकिन सर्वाधिक सिक्के सोने चांदी जीतल तांबा सब मिलाकर तो उत्तर मौर्य। समझ गया, याद रखोगे इसको। समुद्रगुप्त की क्वालिटी क्या थी कि वो वीणा बजाते हुए सोने के सिक्के पर अपना मूर्ति खुद बनवाते हैं। आइए अब हम सिक्कों से आगे बढ़ेंगे और स्मारक और प्राचीन काल के स्मारक भवनों की बात करेंगे। तो भवन निर्माण शैली मतलब कि आर्कियोलॉजिकल पार्ट है, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता, पहला नगरीकरण मैंने बताया था। क्या क्या मिले हड़प्पा से, चलो सुन लो। पक्की ईंटों की सड़कें मिली, सीमेंटेड सड़कें मिली, 2 मंजिला भवन मिले, स्विमिंग पूल मिला, ग्रेनरी मिला, स्टेडियम मिला, बड़े बड़े दुर्ग मिले, सीटाडेल्स मिला। और क्या चाहिए भैया, जहाज रानियां मिली, कुएं मिले, मतलब भारत की नर्तकी की मूर्ति मिली, मतलब एवरीथिंग वी गॉट हियर, एवरीथिंग। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता में हमें भवनों के सर्वाधिक अच्छे निर्माण देखने को मिलते हैं, 2 कहीं कहीं 3। अगर हम बात करें कि कौशाम्बी की खुदाई से हमें किसके बारे में डिटेल मिल गया, तो राजा उदयन। कौन थे राजा उदयन, तो बताएंगे भैया हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, इनका पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। याद रखेंगे राजा उदयन सबसे पहले राजवंश के तीसरे शासक, सबसे पहला राजवंश ही था, हर्यक डायनेस्टी इसके पहले नहीं थी। और यहीं से मगध राजवंश का उत्कर्ष देखने को आपको मिलेगा। और भी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। हाँ, ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, ग्रीनरी का मतलब हरियाली। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के काल की लकड़ी के बने महल का ध्वज शेष मिलता है। देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि देखो पाटलिपुत्र में भी खुदाई हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के बने महल मिले, मतलब मौर्य वंश में भी डेवलपमेंट तो था और वो भी लकड़ी से बना देते थे उतने बड़े महल। तो अगर पूछे कभी कि भैया लकड़ी के सबसे पहले महल कहाँ से मिले, तो मौर्य वंश के। कहां पर, पाटलिपुत्र में मिले। अगर पूछे नागर शैली की कला के मंदिर कहाँ मिले, नागर शैली ऐसे चौड़ी सी होती है, ऊंचे मंदिर, ऊंचे शिखर होते हैं, शिखर गुरु शिखर हमेशा ऊपर होते हैं। दक्षिण के मंदिर जो होते हैं वो होते हैं द्रविड़ शैली, उत्तर के मंदिर जो होते हैं वो नागर शैली। याद रखिएगा नागर और द्रविड़ शैली का ही मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आपका हो सकता है, ठीक है। और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, इस तरह की शैली और स्क्रिप्ट से क्वेश्चन जो पूछता है। ओके, ना ना ग्रेनरी, दैट वाज ग्रेनरी। सुनो मैं बताता हूँ, ग्रेन रखने के लिए ग्रेनरी, अन्नागार बोलते हैं ना, अन्नागार, ठीक है, याद रखिएगा अन्नागार बोलते हैं उसको, ठीक है। चाहिए आई मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण काल बहुत बड़े लेवल पर कुषाणों ने सबसे पहले आरंभ किया था, इतनी बड़ी मूर्तियां कोई नहीं बनाता, ठीक है। और कुषाण विदेशी थे, इन्हीं से गुप्त काल के लोगों ने मूर्तियों पर देशी प्रभाव डाला। तो इंडो और ग्रीक लोगों से मिलकर नई शैली विकसित हुई, तब जाकर हम लोगों की जो भगवान की मूर्ति, गौतम बुद्ध की मूर्ति और पटेल जी की मूर्ति बनी, इन्हीं से प्रभावित। भरहूत स्तूप, साथी, बोधगया, अमरावती आदि जगहों से प्राप्त मूर्तियां जो भी हैं, भारतीय जन सामान्य जीवन की जानकारी, मतलब अब जब हम मूर्ति बनाना सीख गए, इंडो ग्रीक्स कुषाणों ने हम लोग को सिखा दिया। शक, पहलो, कुषाण, इंडो ग्रीक सब बाहर के थे। सबसे पहले आए थे ईरानी, इन्होंने आक्रमण नहीं किया। इसके बाद आए ग्रीक्स, उसके बाद आए शक, फिर आए पर्थियंस, फिर आए कुषाण। तो ये पांचों लोग बाहरी थे, इन्हीं का आक्रमण का क्रम ये है। कुषाणों से हमने क्या सीखा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कैसे बनाते हैं, और दूसरा अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हैं। गुप्तों ने सीख ली और जन जीवन की मूर्तियां बनाकर लोगों को कहानी के रूप में सामने प्रस्तुत किया। आज भी देखो दुर्गा पूजा की मूर्ति जो बनाते हैं इन्हीं लोगों की देन है, नहीं तो हम लोग उड़ती मूर्ति नहीं बनाते थे भगवान की। मेरी बात एक आइडिया के रूप में समझ में आई। तो ये हुई आज की क्लास जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल बताई हैं। अभी के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करो। थैंक यू, बाय। कोड है मेरा कृषि 007, उसे अप्लाई करो। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।